तो देखो क्या होता है कि जब कभी भी आप बेरेट पढ़ते हो ना तो उसका एक स्टाइल होता है। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर शब्द दे रखा है वॉलंटरी, ठीक है। अब इस वॉलंटरी को पढ़ने के हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी हाल ही की बात करूं, आपको पता है अभी एक धुरंधर मूवी आपके लॉन्च हुई है, धुरंधर 2 जिसका पार्ट मतलब रिवेंज के मामले में रणवीर सिंह वगैरह उसने अच्छा किरदार है जो प्ले किया है। अब उस मूवी का जब आप क्लाइमैक्स देखते हो तो आपको पता है उस क्लाइमैक्स के अंदर एक गाना बजता है, रा रा रशपुतीन वगैरह वगैरह करके ना। सुनना बढ़िया मतलब शानदार गाना है, लेकिन ये गाना अभी का नहीं है। अब ये उसके इंग्लिश के अलग अलग जो है वर्डिंग आपके साथ में है। अब अगर मुझे उस गाने की स्टोरी पता हो तो शायद ये गाना मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ज़रा इसको लिंक करना, मतलब जब हमें अगर किसी भी कानून का सोर्स पता होता है तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि बहुत टाइम पहले एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड होली पर्सन, बाबा जी टाइप का आप कह सकते हैं, तो वो हुआ था जिसका नाम था ग्रिगोरी रेस्पुतिन, ठीक है, रशिया के अंदर। तो उस बंदे के पास दो पावर थी। एक तो वो है कि भविष्यवाणी करता था, प्रिडिक्शन करना, और दूसरा ये कि वो जो कोई इलाज विलाज करने के अंदर किसी के ऊपर हाथ रखता तो उसका मतलब इलाज विलाज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि 1905 के अंदर जो वहाँ की क्वीन थी अलेक्जेंड्रा, तो उसका बच्चा बीमार पड़ गया। कोई हीमोफीलिया ऐसी कुछ बीमारी होगी जिसके मतलब शरीर से खाली ब्लड निकले जा रहा है निकले जा रहा है। तो उस रानी को किसी ने बताया कि भाई ऐसे है ही एक संत बाबा टाइप का जिसका नाम है रास्पुतीन करके। ये बंदा जो है ना उसकी मतलब आइज वाइज एकदम ब्लू टाइप की, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव वे में आप कह सकते हैं, बड़े बड़े बाल रखना वगैरह वगैरह सो एंड सो। तो रानी ने उसको बुलाया कि भाई आइए। तो वो बंदा आता है और वहाँ पे वो कुछ दो तीन चीज़ें कहता है, और जो बच्चे को जो डॉक्टर्स इलाज दे रहे थे उसको बंद करवा देता है, और कुछ टाइम के अंदर बच्चा ठीक हो जाता है। तो ऑलरेडी उसका एक फॉलोअर का सीन तो चल ही रहा था, सब लोग कह रहे थे भाई अच्छा हीलर है, मतलब इलाज कर देता है। और जब रानी ने कह दिया तो फिर बात ही अलग चल गई। तो अचानक सडनली उसका फेमस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट इतना कि उसको रॉयल फैमिली का एडवाइज़र बनाएगा। अब कहा यह भी जाता है कि रानी खुद जो है वो एक तरीके से उनसे अट्रैक्ट है जो हो गई थी, है ना। मतलब आप उनके प्रेम प्रसंग के अंदर शायद जो उससे ज़्यादा आकर्षित है जो हो गई थी। बट ये बात जो है वहाँ के कुछ रॉयल फैमिली मेंबर्स के जो दूसरे सदस्य थे उनको अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने प्लान किया कि इस रास्पुतिन को हम रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि वो क्या है कि मंत्रालय वगैरह में काफ़ी इंटरफेयर भी करने लग गया था। अब जब आप रॉयल फैमिली के पार्ट बन जाते हो, एडवाइज़र बन जाते हो, तो आपके पास कुछ अधिकार मिल जाते हैं। तो उन्होंने उसको मारने की कोशिश करी। ये भी कहा जाता है कि पहले उसको जहर दे के मारने का ट्राई किया, नहीं मरा। फिर उसके हेड पे या शोल्डर पे गोली चलाई, नहीं मरा। फिर उसको बांध के उन्होंने क्या कर दिया, एक बर्फ से जमी हुई जो नदी थी उसके अंदर फेंक दिया। मरने से पहले उस बंदे ने एक भविष्यवाणी और करी कि ये जितने भी लोग मुझे मारना चाह रहे हैं ना, अगले 2 साल के अंदर इनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी उसने और कर दी। अब उसको नदी में फेंका गया। जब कुछ दिनों बाद नदी से उसको बाहर निकाला गया तो उसकी डेथ का जब कारण पता चला तो पता लगा कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया, तो इस कारण उसकी डेथ हुई। मतलब ना तो जहर से हुई ना गोली मारने से जो हुई। तो ये बड़ा रहस्यमय सीक्रेट टाइप का जो सीन है इसका चल रहा था, रसपुतीन का ये चीज़ हुआ। और उसके मरने के 1.5 साल बाद में जो रसिया का जो साम्राज्य था ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। तो मरते मरते भी एक भविष्यवाणी और सच हो गई। तो फिर लोगों की नज़रों में उसका एक, आप समझ रहे हो, उसका एक इमेजिनेशन जो है अलग एंगल से किया जाने लगा। तो फिर आपके 1979 या 78 के अंदर कोई रशिया का बैंड था, उसने जो है ना एक ये गाना रिलीज है जो किया था, और उस गाने में उसने इस पूरे रसपुतिन का महिमा मंडन है जो किया है। इसलिए कहा जाता है कि देखो, देयर लिव अ सर्टेन मैन इन रसिया लॉन्ग एगो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस गाने के अंदर एक कहानी आ रही है कि ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और उसकी आई जो थी उसमें एक अलग का ग्लो था, इन हिज आई फ्लेमिंग ग्लो। मोस्ट पीपल लुक्ड एट हिम विद टेरर एंड विद फियर। कुछ लोग उसकी तरफ जो एकदम डर से देख रहे थे, लेकिन मोस्टली जो है मॉस्को के जो लोग थे वो उसको बहुत ही प्यार करते थे। वो एक तरीके से मतलब बाइबल को पढ़ सकता था, फुल ऑफ एक्टेसी, एक्टेसी का मतलब एंथुजियाज्म, फायर वगैरह। लेकिन वो एक काइंड व्यक्ति भी था, और साथ ही साथ में लवर ऑफ द क्वीन लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई ना। तो एक तरीके से ये सारी की चीज वो इसमें आ गई। अब ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं पता है, क्योंकि जब ये धुरंधर मूवी का क्लाइमेक्स वाला पार्ट था, अगर आप देखें चीज को लेकर, मैं इंटेंशनली आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि आप अपना पढ़ने का नजरिया बदलें,
ठीक है, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। यानी कि कहीं न कहीं जब हमें किसी चीज की स्टोरी पता चलती है तो वही गाना जिसको खाली हम इंजॉय कर रहे थे, रा रा रशपुतीन, अब उसी गाने के लिरिक्स हमको समझ में आने लग जाते हैं, तो उस गाने के प्रति हमारा जो इंपॉर्टेंस का सेगमेंट है वो बढ़ जाता है। करेक्ट। अब इसी पॉइंट को आप यहां पर लेके आ जाइए, कहां पर, हमारे इस बेरेट के अंदर, मतलब कि लिंकिंग लॉ के अंदर मेन सेगमेंट में रही। मैं जब जुडिशरी की क्लास भी आप लोगों के बीच में ले रहा हूं ना, तो मैं यही चाहता हूं कि आप सिर्फ शब्दों को ना पकड़े, उसके पीछे की चीजों को भी ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे ये मेरा भारतीय न्याय संहिता, इसमें इन्होंने वॉलंटरी शब्द को क्या कर रखा है, डिफाइन है जो कर रखा है। ठीक है, इस वॉलंटरी वर्ड को अगर मैं फर्दर बाइफरकेट करूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 भागों के अंदर डिवाइड है जो हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। पहला जो पार्ट इसके अंदर है वो है इंटेंशन, यानी कि कहीं पर भी अगर वर्ड मेरे सामने आ रहा है इंटेंशन, तो वो उसका मतलब होगा कि वो चीज मैंने वॉलंटरी करी। दूसरा वर्ड आपके सामने आता है नॉलेज, तो जहां पे मुझे किसी चीज का नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है और फिर भी मैं वो चीज कर रहा हूं, तो भी इसका मतलब मैंने वो चीज वॉलंटरी करी। और तीसरा होता है शब्द रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव यानी कि मानने का, विश्वास करने का एक तरीके से आधार। तो ये 3 शब्द आपको कहीं पर भी दिखाई देते हैं, इसका सेंस ये निकलता है कि वो काम आपने वॉलंटरी किया है, और ये माना जाता है कि जहां पे वॉलंटरी है इसका मतलब वहां पे मेन सरिया का एंगल है जो आ जाएगा। अब देखो, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज 33 में इसको डिफाइन कर रखा है। 3 शब्द आपके सामने आते हैं, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। अब इन्हीं शब्दों को मैं आपके ही डेफिनेशन क्लॉज में दूसरी जगह पे लेके जाऊं तो देखो जरा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉलंटरी वर्ड, कि किसी व्यक्ति के द्वारा वॉलंटरी कब माना जाएगा, जब वो ऐसा करने के पीछे इंटेंशन रखता हो, पहला पॉइंट। दूसरा, या फिर वो इसके बारे में जानता हो कि क्या होने वाला है, और या फिर रीजन टू बिलीव हो, तब कहा जाता है कि वो चीज वॉलंटरी है जो हुई। 3 एंगल यहां पर आ गए। अब देखो, इसी डेफिनेशन क्लॉज को आप थोड़ा सा और आगे लेके जाइए तो यहां पर आपके सामने कुछ वर्ड आएंगे, जैसे 229, ये क्या वर्ड आया यहां पे, ये शब्द आया रीजन टू बिलीव। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि रीजन टू बिलीव जो है वो वॉलंटरी का ही पार्ट है? यस। यानी कि अब जो ये डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपका सेक्शन 2 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 29 ये इसी का पार्ट है। तो जहां कहीं पर भी रीजन टू बिलीव लिखा हुआ है, इसका मतलब ही निकलता है कि वो चीज वॉलंटरी की गई है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे, जैसे इसी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो शुरुआती एंगल में इन्होंने डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली जैसे वर्डिंग्स को क्या कर रखा है, समझा रखा है। कहां पर, ये देखिए, तो जब सेक्शन 2(1) के क्लॉज 7 और हम क्लॉज 9 की बात करें, यहां पर आपके सामने ये रहे वो पर्टिकुलर 2 क्लॉज जो बेसिकली और किसी चीज के बारे में नहीं, इसी चीज को क्या करते हैं, डिफाइन करने का काम है जो कर रहे हैं, 7 और 8 9। अब ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है डिसऑनेस्टली वर्ड के अंदर, डिसऑनेस्टली का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जिसके पीछे इंटेंशन छुपा हुआ है। तो क्या ये क्लॉज 7 जो है वो आपके क्लॉज 33 के साथ मैच नहीं होता है? एग्जैक्टली देखा जाए तो 33 का ही एग्जाम्पल है क्लॉज 7। भारतीय न्याय संहिता के डेफिनेशन क्लॉज को हम अगर इस तरीके से ऑब्जर्व करें तो इसको पढ़ने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो यहां पर क्या आया है, वर्ड आया डिसऑनेस्टली, ये भी इंटेंशन है। अच्छा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसी डायग्राम के अंदर कि भाई इंटेंशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंटेंशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है सेक्शन 2(1)(7) जिसमें शब्द बता दे रखा है डिसऑनेस्टली। तो इसी का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इतना ही नहीं, और आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके अंदर एक और क्लॉज दे रखा है जो है क्लॉज नंबर आपका 9, जिसमें फ्रॉडुलेंटली वर्ड को डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। अब ये जो फ्रॉडुलेंटली वर्ड है, इसके अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो आपको वॉलंटरी दिखाई देगा। कहां पे, यहां पे शब्द आ गया इंटेंशन। तो जो कुछ भी आप इंटेंशन के साथ कर रहे हो इसका मतलब वो आप वॉलंटरी कर रहे हो। तो ये सेगमेंट भी कहां से कनेक्ट होता है, 33 के पॉइंट से कनेक्ट होता है। तो यहां पे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इसके एग्जाम्पल में एक और पॉइंट लिख दूंगा 2(1)(9, यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर, जो कुछ भी आप फ्रॉडलेंटली करने का प्रयास कर रहे हो ये माना जाएगा कि आपने उस चीज को वॉलंटरी है जो कर रखा है। और यहाँ पे रीजन टू बिलीव शब्द तो आपको मेंशन करा ही रखा है। और नॉलेज के अंदर क्या आ जाएगा, जब आप कोई भी चीज नोविंगली अगर कर रहे हो। तो देखो, एक शब्द
2133 का जो क्लॉज है वो इन सारी चीजों को एक तरीके से क्या करता है, अपने अंदर ही एम्बोडिड करके रखता है। तो जब मैं इस सेगमेंट को उस वे के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि भाई मेरे को एक डेफिनेशन पढ़नी है और उस एक डेफिनेशन से 4 डेफिनेशन के एग्जाम्पल मुझे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिमिट नहीं है। आप जब कभी भी डेफेमेशन पढ़ेंगे, मर्डर, रेप वगैरह कोई भी क्लॉज अगर आप पढ़ते हैं, कहीं पर भी अगर मेन सिरिया है तो आपको वॉलंटरी शब्द के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इसी का एमसीक्यू का सवाल बनाओ, आपको 4 ऑप्शन दे देवे कि बताओ भाई इनमें से कौन सा जो है अप्रोप्रिएट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो जब वॉलंटरी वर्ड लिखा हुआ है ना, वॉलंटरी में इंटेंशन भी आ गया, नॉलेज भी आ गया और साथ साथ रीजन टू बिलीव आ गया। अब मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। एक बार इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि बताइए भाई मेन सिरिया को इंडिकेट करने वाले शब्द क्या होते हैं। तब कैंडिडेट आंसर दे रहा है कि सर इंटेंशन वर्ड या फिर नॉलेज वर्ड या फिर वॉलंटरी वर्ड। नहीं, वॉलंटरी वर्ड के अंदर तो सब कुछ आ गया। जैसे वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, तो उसमें भले ही अलग से नहीं लिखा हो कि भाई इसमें इंटेंशन वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, नॉलेज वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, रीजन टू बिलीव वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा, अंडरस्टूड है कि वो चीज आएगी, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी चीज का रूट सोर्स हम पता कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो फिर उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो जैसे एक छोटी सी स्टोरी बता, मुझे बताना जरूर कि भाई इस तरीके से अगर हम चीज़ों को वर्कआउट करें तो हमारे लिए कितनी यूजफुल हो सकती है। अब जैसे रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव में आपको एक वर्ड और यूज करना है, सफिशिएंट। तो जब आपको सफिशिएंट रीजन लगे, सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, तो उसको कहा जाता है रीजन टू बिलीव। ये वर्ड यहाँ से कनेक्ट हो गया। सफिशिएंट कॉज अगर हो विश्वास करने का तो वो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली चीज़ें यहाँ पर मायने रखती है। एक और एग्जांपल दूं मैं यहाँ पर आपको, जैसे आप कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करते हो ना, तो उसके अंदर भी आपके इस नॉलेज वर्ड का एक स्पेसिफिक सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। खैर एनीवे, देखो जब कभी भी पढ़ाई करो ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारी पढ़ाई इतनी बोरिंग नहीं है। कानून जो है, जुडिशरी की जो प्रिपरेशन है, अगर हम प्रैक्टिकल वे के अंदर चीज़ों का रूट कोज फाइंड आउट कर लें तो हमें कभी भी मुश्किल है जो नहीं देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप संविधान का अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। अब संविधान के अमेंडमेंट के पीछे की अगर कहानी पता चल जाए तो फिर वहां पर अमेंडमेंट भूलने का सवाल ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने 99th अमेंडमेंट आया, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, या फिर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला 97 अमेंडमेंट आया। तो 97 अमेंडमेंट आया, उसको आगे जाके हमने यूनियन वर्सेस राजेंद्र के अंदर क्या कर दिया, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। तो राजेंद्र वर्सेस यूनियन की कहानी को याद रखना है तो आपको अमेंडमेंट से लिंक है जो करना पड़ेगा, या अमेंडमेंट को याद रखना है तो राजेंद्र वर्सेस यूनियन से लिंक है जो करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा जब कानून की किताबों को पढ़ते हो ना, तो ध्यान रखना कानून की हर किताब के पीछे भी क्या होता है, एक स्टोरी है जो छुपी होती है। और अगर आप उस स्टोरी को ऑब्जर्व कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके पढ़ने का तरीका एक अलग ही जरिए से डेवलप हो जाएगा। और यही काम हम लोग लिंकिंग लॉ पे हर रोज़ हैं जो करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही के अंदर आप सभी के लिए मतलब बिल्कुल ही एक किफ़ायती सेगमेंट जो है, अफोर्डेबल सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है ताकि हर कोई व्यक्ति लॉ के सेगमेंट को इफेक्टिवली डील कर सके। और सिर्फ 3 साल के लिए 20,000 मतलब 20,000 में आप 3 साल तक का जुडिशियल सेगमेंट डील कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो ईएमआई के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। या फिर अगर आप चाहें तो जितना पढ़ो उतना पे करो, यानी कि हर महीने 2500 के हिसाब से भी आप इसको डील एजो कर सकते हैं। और या फिर अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड सेगमेंट चाहते हैं किसी भी स्टेट का, तो 24 महीने की वैलिडिटी के साथ में रिकॉर्डेड सेगमेंट भी आपके लिए अवेलेबल है। इसको भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ईएमआई के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और जो लिंकिंग लॉ के एग्जिस्टिंग कैंडिडेट रहे हुए हैं उनको साल भर का 12 मंथ का कंप्लीट सेगमेंट सिर्फ 5000 जुडिशरी का अवेलेबल हो रहा है। मतलब कि अब यार बिंदास बढ़िए, यहां पर एक छोटा सा प्रयास है, इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग क्लास के अंदर क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अब धुरंधर का जब भी ये गाना गाओ ना, तो ध्यान रखना, अब इस चीज को मत भूलना, इस स्टोरी को याद रखोगे तो अब ये गाना जो है आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong in his eye a flaming glow. वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जब हमें स्टोरी पता चलती है तो कोई भी चीज़ याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, आसान होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड डोंट मिस द लिंकिंग लॉस, लिंक लाइफ विथ लॉ।